की क्लास में जिस पेपर को हम स्टडी कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 से एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो है लायबिलिटी लॉज। लायबिलिटी लॉज समझने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और उससे लायबिलिटी लॉज जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच जो है वो एक कन्वेंशनल या परंपरागत रूप से यूज होने वाला तरीका है, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, और इसको हमने स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में कई प्रकार के आप कह सकते हैं अप्रोच हैं या तरीके हैं जिस तरीके से कमांड एंड अप्रोच को लागू किया जाता है सरकार के द्वारा। उसमें से जो पहला तरीका है या पहला प्रोसेस है उसको आज हम स्टडी करेंगे जो है लायबिलिटी लॉस। लायबिलिटी लॉस जो है वो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच के अंडर आता है, या आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल के अप्रोच के अंतर्गत जो है लायबिलिटी लॉस जो है वो फॉल करते हैं। तो लायबिलिटी लॉस जो है वो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज को रेगुलेट करती है, उसे कंट्रोल करती है थ्रू लायबिलिटी लॉज विच फॉल्स अंडर कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में हम 3 तरीके जो हैं वो स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है लायबिलिटी लॉज, दूसरा है प्रॉपर्टी राइट्स और तीसरा है एमिशन स्टैंडर्ड्स। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि लायबिलिटी लॉज का मतलब क्या है, इसकी बात कब रखी गई थी और लायबिलिटी लॉज किस प्रकार से कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच के थ्रू पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, और इसके कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। और उसके बाद लायबिलिटी लॉ के बाद ये जो प्रॉपर्टी राइट्स या कोजियन या कोस थ्योरी जो है वो किस तरीके से लायबिलिटी लॉ से बेटर मानी जाती है, इसको डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग द एनवायरनमेंट, through judicial procedures। जुडिशियल प्रोसीजर्स का क्या मतलब है कि कानून की मदद से सरकार जो है किस प्रकार से पर्यावरणीय संबंधित नकारात्मक प्रभावों को रेगुलेट करने की या कम करने की कोशिश करती है। इसके संदर्भ में हम एक आप कह सकते हैं एक जो थॉट है हार्डिन का 1968 में इन्होंने एक बात रखी थी जिससे कि हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। पहले जैसा कि उन्होंने अपने शब्दों में कहा है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की बात। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है अगर हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बात करें। जैसा कि इसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, मतलब कुछ नकारात्मक प्रभावों की हम बात करें। कॉमन का मतलब है जैसे हम बात करें अगर कॉमन वाटर रिसोर्सेज की, कॉमन सॉइल रिसोर्सेज की और कॉमन एयर रिसोर्सेज की, तो ये किसी एक व्यक्ति की या किसी एक इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी हो ये ज़रूरी नहीं है। और ज़्यादातर एयर, सॉइल, वाटर में अगर हम एयर की बात करें तो ये इसको हम कह नहीं सकते कि किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। कॉमन होने की वजह से यहीं पे ट्रेजेडी होती है कि किसी की भी बाध्यता कानूनी तौर पे नहीं बनती कि वो यहाँ पे प्रदूषण ना करे, या कोई दूसरा व्यक्ति जिस पे उसका असर पड़ रहा है वो भी ये कानूनी तौर पे क्लेम नहीं कर सकता कि क्यों एयर को पल्यूटेड किया जा रहा है या किसी कॉमन वाटर बॉडी को पल्यूटेड किया जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी ना होने की वजह से इस पे किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं आती पल्यूटर के द्वारा, और जिसकी वजह से बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और इसकी वजह से ओवर पोल्यूशन भी होता है और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, विच लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
हार्डिन ने 1968 में ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स से रिलेटेड जो अपनी बात कही थी उसको अपने ही शब्दों में, मतलब उनके शब्दों में, हार्डिन के शब्दों में पहले हम सुनेंगे और उसके बाद उसका जो सारांश है या जो समरी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इन्होंने कहा था, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स एज अ फूड बास्केट इज एवर्टेड बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी और समथिंग फॉर्मली लाइक इट, but the air and waters surrounding us cannot readily be fenced, and so the tragedy of the commons as a cesspool must be prevented by different means, by coercive laws or taxing devices that make it cheaper for the polluter to treat his pollutants than to discharge them untreated. इसमें इन्होंने दो तीन बातों पे अपने जो है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। पहला कि जो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन है, जहाँ पे अगर प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड होते हैं वहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन नहीं होता। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहाँ होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल एयर या वाटर की हम बात करें और प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे अगर निर्धारित नहीं है तो इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर पोल्यूशन की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का हस्तक्षेप हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो और इस तरीके के कानून बनाए जाएं, इस तरीके की बाध्यता हो कानूनी तौर पे कि जो पल्यूटर है अगर वो पोल्यूशन कर रहा है तो वो उसके लिए महंगा पड़ना चाहिए। अगर हम इसके सापेक्ष में बात करें कि वो जो भी पोल्यूटेंट है उसको ट्रीटमेंट करके फिर डिस्चार्ज करे। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फर्म ए है जो कि एक लेदर फैक्ट्री है और लेदर फैक्ट्री से, ऐसा कानपुर में भी पाया गया, एक लेदर फैक्ट्री से जो टॉक्सिक डिस्चार्ज है वो रिवर बॉडी में, जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है रिवर, उसमें डिस्चार्ज की जाते हैं टॉक्सिक वेस्ट। तो कानूनी तौर पे इस प्रकार की बाध्यता होनी चाहिए कि अगर ये बिना ट्रीटमेंट किए जो लिक्विड वेस्ट है या टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिवर में डिस्चार्ज करते हैं तो वो उनके लिए कॉस्टली होना चाहिए इन रिलेशन टू अगर वो उसका ट्रीटमेंट करके उसको रिवर में डिस्चार्ज करे। तो अगर इस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे तो उसकी वजह से एक बाध्यता होगी जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। जैसा कि इस अप्रोच का नाम है या तरीके का नाम है लायबिलिटी लॉ। लायबिलिटी का क्या मतलब है, किसी प्रकार की बाध्यता, कानूनी बाध्यता। लॉ मतलब कानून, तो कानूनी तौर पे अगर ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति या जो फर्म या फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, जो पॉल्यूटर है, उसके लिए पॉल्यूशन करना जो है वो महंगा अगर हो जाए, अगर उसको किसी प्रकार का फाइन देना पड़ जाए तो वो इसके लिए बाध्य होंगे कि वो उस चीज़ को जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, उसका पहले ट्रीटमेंट करें और फिर उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करें, जिससे कि उनको कम लागत लगेगी। तो इस प्रकार का अगर कानून बनता है तो और उस कानून की मदद से अगर पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाती है तो उसी को हम कहते हैं लायबिलिटी लॉ। ये था हार्डिन के विचार थे 1968 में। तो आप समझ सकते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच जो है वो वन ऑफ द, आप कह सकते हैं फॉरमोस्ट या सबसे पहला इस्तेमाल में आने वाला अप्रोच है, जिसके अंतर्गत जो लायबिलिटी लॉज थे ये विश्व के बहुत सारे देशों में और इंक्लूडिंग अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते थे ताकि प्रदूषण को जो है वो कम किया जा सके। यूनिट 2 जो है वो आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा, सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि कितना पॉल्यूशन का लेवल हो कि जो क्वालिटी है, वातावरण का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे या ऑप्टिमल रहे, इसकी कुछ कंडीशंस हैं और इसी के आधार पे आपका लायबिलिटी लॉ जो है वो भी तय किया जाता है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट के पेपर में। इसका मतलब है कि एनवायरमेंट क्वालिटी को किस लेवल तक मेंटेन किया जाए कि प्रदूषण जो है उसका असर किसी थर्ड पार्टी पे, या जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नैलिटी को थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग यहाँ समझ लेंगे।
एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक एरिया में एक फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी पे पड़ रहा है, कम्युनिटी की हेल्थ पे पड़ रहा है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। ये ऐसी फैक्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एमिशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से जो पास में रहने वाली कम्युनिटी है उस पर नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो नेगेटिव थर्ड पार्टी इम्पैक्ट है, ये कम्युनिटी किसी भी तरीके से इस फैक्ट्री से अगर रिलेटेड नहीं है और इस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी इम्पैक्ट, और इसी को कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। किसी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट, एक्सटर्नल पर्सन पे अगर किसी का, इंस्टीट्यूट का या किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का अगर इफेक्ट या इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। और अगर प्रभाव नकारात्मक है तो इसको नेगेटिव कहेंगे। अगर इसकी जगह पे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई जिसकी वजह से जो रोड फैसिलिटीज़ हैं अगर वो ज़्यादा बेहतर हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती है। जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात हम करते हैं इसका मतलब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, किसी प्रकार के पर्यावरण पे पड़ने वाले या पर्यावरण संबंधित समस्या की बात करें, या तो पर्यावरण की होने वाली, आप कह सकते हैं क्षति की बात कर रहे हैं, उसमें उस पे पड़ने वाले या होने वाले नुकसान की हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का। सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी ये तय करता है कि किस प्रकार का पर्यावरणीय स्तर बनाया जाए, क्वालिटी बनाया जाए, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ना हो, अगर नेगेटिव है तो उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये माना गया है कि सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है वो प्राइवेट मार्केट्स या सप्लाई और डिमांड के आधार पे तय नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप या गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सोशल ऑप्टिमल लेवल of environmental quality, it is believed that it cannot be achieved by forces of demand and supply or market forces. So here public intervention or government intervention is a necessity. तीन लीगल अप्रोच अभी हमने बताया था आप लोगों को कमांड एंड कंट्रोल के अंतर्गत। देयर आर 3 लीगल अप्रोचेस। लीगल मतलब यहाँ कानूनी तौर पे बाध्यता है और ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट इससे बच सके। 3 लीगल अप्रोच में पहला है लायबिलिटी लॉस, दूसरा प्रॉपर्टी राइट्स, और तीसरा जो है वो है एमिशन स्टैंडर्ड्स। लायबिलिटी लॉस जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की बाध्यता तय की जाए जिससे कि प्रदूषण कम हो या पर्यावरण में पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव कम हो। प्रॉपर्टी राइट्स मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया जाए जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो। एमिशन जो है CO2 एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात करें तो एक स्टैंडर्ड ऐसा बनाया जाए जिसके अंतर्गत ही पोल्यूशन एमिशन किया जाए, उससे ज़्यादा एमिशन ना हो पाए। तो ये 3 अप्रोच में जो पहला अप्रोच है लायबिलिटी लॉ, इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। ये तीनों जो अप्रोच है इनको पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी हम कहते हैं। और इनका जो इवैल्यूएशन है, इनका जो मूल्यांकन है कि ये जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है या ये जो 3 अप्रोच है या कमांड एंड कंट्रोल का जो अप्रोच है वो कितना कारगर है, इसका मूल्यांकन करने के लिए 5 क्राइटेरिया लिए जाते हैं। 5 कारकों के आधार पर ये तय किया जाता है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कारगर है कि नहीं है। पहला जो क्राइटेरिया है वो है एफिशिएंसी, दूसरा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तीसरा है फेयरनेस, चौथा है इकोलॉजिकल इफेक्ट्स,
5वां है मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशन। एफिशिएंसी मतलब कि अगर हम कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में कोई एक अप्रोच लेते हैं तो अगर वो कितना कारगर है एनवायरमेंटल, अगर हम पोल्यूशन के लिए ऐसा कोई अप्रोच लेते हैं, प्रदूषण के लिए, तो एफिशिएंसी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर अप्रोच कितना कारगर है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या उस समस्या का समाधान करने में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कि उसको अपनाने में कितनी लागत लगेगी। फेयरनेस मतलब कि क्या वो दो जिस जो पल्यूटर है क्या उसके लिए वो जस्टिफाइड है, क्या वो फेयर है उस पर वो कानून लागू करना। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स का मतलब है कि अगर ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है तो इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशंस का मतलब है कि क्या मोरली ये सही है, क्या इससे किसी व्यक्ति पे या किसी इंस्टीट्यूट में किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है या किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही। इन 5 क्राइटेरिया या कारकों के आधार पे ये तय किया जाता है कि कोई भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी अप्रोच जो है, चाहे वो लायबिलिटी लॉ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे वो एमिशन स्टैंडर्ड्स हो, ये कारगर हैं। ये इनका मूल्यांकन किया जाता है कि ये जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है ये कितने कारगर हैं या कि कितने सही हैं। ये जो आइडिया है लायबिलिटी लॉ का जो अप्रोच है, इसके पीछे की जो सोच है या जो आइडिया है वो ये है कि पोल्यूशन को जो है वो कॉस्टली बना दिया जाए। अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो उसकी एक प्रकार की लागत जो है वो तय कर दी जाए, जो कि एक फाइन के रूप में हो सकती है। अगर प्रदूषण हो रहा है तो किसी प्रकार का उसमें जुर्माना लगना चाहिए, एक फाइन लगना चाहिए, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है उसको कॉस्टली बना दिया जाए। तो इसमें आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ये जो लायबिलिटी लॉ है ये डायरेक्टली किसी प्रकार का कानून जो है वो तय नहीं करता या डायरेक्टली किसी प्रकार का फाइन नहीं लगाता। ये अपॉर्चुनिटी देता है पॉल्यूटर को कि वो चाहे तो इस फाइन से बच भी सकता है। तो इसका मतलब ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। अगर पॉल्यूटर जो है अपने पॉल्यूशन को कम कर दे तो वो इस फाइन से बच सकता है। इसका मतलब उसको ये मौका दिया जाता है कि वो पॉल्यूशन को कम करे। तो इस मेथड को हम इनडायरेक्ट अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन प्रदूषण की मात्रा को, और पॉल्यूटर को एक मौका देता है कि वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू इस अपने पॉल्यूशन को कम कर सके। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पॉल्यूटर टू मेक डिसीजंस। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच। लाइबिलिटी लॉ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे ग्राफिकली कि कैसे लाइबिलिटी लॉ की वजह से पोल्यूशन जो है वो कम होता है। अगर लाइबिलिटी लॉ नहीं होता तो पोल्यूशन का लेवल क्या होता, और लाइबिलिटी लॉ के होने की वजह से पोल्यूशन कितना कम हो सकता है, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे, काल्पनिक एग्जांपल। हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हम ये मानेंगे कि 2 फर्म्स हैं, यहाँ पे 2 फर्म्स। पहला जो फर्म है वो है एक पेपर मिल, जहां पेपर का उत्पादन होता है। दूसरा जो है वो है फिश हैचरी, जहां पे फिश ब्रीडिंग का काम किया जाता है। फिश हैचरी उसे कहेंगे। पेपर मिल जो है वो अपना टॉक्सिक वेस्ट या जो डिस्चार्ज है या वेस्ट है उसको एक रिवर बॉडी में डिस्चार्ज करता है, एक नदी में। और उसी रिवर बॉडी में जो फिश हैचरी है वो फिश का, आप कह सकते हैं कि वो
ब्रीडिंग करती है ताकि वो फर्दर उसको मार्केट में बेच सके। अगर पेपर मिल से टॉक्सिक वेस्ट रिवर में आ रहे हैं तो फिश हैचरी जो है इसके पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट। जितने फिश ब्रीडिंग होने चाहिए उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे पल्यूटर कौन है, पेपर मिल। और पल्यूटी कौन है, जिसपे पॉल्यूशन हो रहा है, वो है फिश हैचरी। इस प्रकार का कानून बनना चाहिए जिससे कि पेपर मिल का जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए और जिसकी वजह से फिश हैचरी का जो प्रोडक्शन हो रहा था फिशेस का वो बढ़ जाए। इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वेस्ट एमिशन या वेस्ट डिस्चार्ज या लेवल ऑफ पोल्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं। वाई एक्सिस में हम कॉस्ट लेंगे, इसको हम डॉलर में ले रहे हैं अभी क्योंकि ओरिजिनल जो मॉडल बना था उसमें डॉलर ही लिया गया था। अपवर्ड स्लोपिंग जो ये कर्व आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे MDC, मार्जिनल डैमेज कॉस्ट। और ये जो कर्व है ये है MCC, मार्जिनल कंपनसेशन कॉस्ट। मार्जिनल डैमेज कॉस्ट दर्शाता है कि अगर पेपर मिल पॉल्यूशन कर रहा है तो जैसे ही जैसे उसका पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, अब देखिए वैसे वैसे जो उसको कॉस्ट या फाइन जुर्माना देना पड़ेगा वो भी बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट। MDC क्या दर्शाता है कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके बदले एक मॉनेटरी या मौद्रिक कंपनसेशन या जुर्माना देना पड़ेगा किसको, जो पॉल्यूटर है या इस केस में पेपर मिल है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। वहीं दूसरी तरफ MCC क्या दिखाता है कि अगर पॉल्यूटर जो है वो पॉल्यूशन के लेवल को कम करे, जो कि वो वाटर बॉडी पे या रिवर में या नदी में जो अपने टॉक्सिक वेस्ट डिस्चार्ज कर रहा है, अगर उसकी मात्रा को वो कम करे, उस पर ट्रीटमेंट करे, उस पानी का ट्रीटमेंट करके उसको रिवर में डिस्चार्ज करे, तो उस पे जो लागत लगेगी उसको हम कहेंगे MCC, मार्जिनल कॉस्ट टू द पेपर मिल फॉर एन ऑल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ इट्स वेस्ट। अगर किसी और तरीके से वो अपने वेस्ट को डिस्पोज करते, फॉर एग्जाम्पल उसका ट्रीटमेंट करते, ट्रीटमेंट प्लांट लगाते अपनी फैक्ट्री में, तो वो जो लागत है वो हमें दिखाई दे रही है MCC से। MCC क्या दिखाता है कि जैसे जैसे वेस्ट एमिशन जो है उसकी मात्रा अगर बढ़ रही है वैसे वैसे जो लागत लगेगी वो कम होगी। अगर वेस्ट जो है वो पहले इतना ऑल्टरनेटिव था, अगर हम इतना वेस्ट जो है उसको डिस्चार्ज करें और इतना जो है डिस्चार्ज ना करें, अगर उसको रिड्यूस कर दे वेस्ट एमिशन को यहाँ तक, तो लागत जो है ऑल्टरनेटिव वे की वो देखेंगे आप कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। तो जैसे जैसे हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वेस्ट ऑल्टरनेटिव वे में, आप कह सकते हैं डिस्पोज करने का, वैसे वैसे ये लागत जो है वो हमें रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए कर्व जो है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिमल लेवल क्या होगा और अगर लाइबिलिटी लॉ नहीं होता तो फिर कितना पोल्यूशन होता। अब हम ये मान लेते हैं कि MDC का अगर कर्व नहीं होता तो पोल्यूशन का जो लेवल होता वो होता W स्टार पे, यहाँ पे। अगर किसी प्रकार का कोई फाइन ही नहीं लगता, अगर ये MDC का कोई कर्व ही नहीं होता, तो जितना कितना डिस्चार्ज होता है MCC कर्व के अकॉर्डिंग, O से लेके W स्टार तक जो आप देख रहे हैं इतना जो है एमिशन टॉक्सिक वेस्ट का वाटर बॉडी में होता है। क्योंकि इस पे एक प्रकार का फाइन लग रहा है, तो पोल्यूटर है,
अगर डब्ल्यू स्टार पोल्यूशन करेगा तो उसको इतने डॉलर के बराबर जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, इस लेवल के बराबर। पॉल्यूटर जो है वो इसको रिड्यूस करेगा, मान लेते पॉल्यूटर रिड्यूस करके पॉल्यूशन को इस लेवल पे ले आए, डब्ल्यू जे पे। डब्ल्यू जे लेवल पे भी आप देखेंगे कि जो कर्व का एरिया, इसको मार्किंग कर देते हैं आर यू एस, डब्ल्यू जे यू और डब्ल्यू स्टार, इसको मैं फिल कर देती हूँ पिंक कलर से। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अभी भी इतनी लागत जो है वो फर्म पेपर मिल की अभी भी लगेगी अगर वो डब्ल्यू स्टार से डब्ल्यू पे आ जाते हैं। तो टोटल सेविंग कितनी होगी उनकी, जो एरिया ये है इसको टी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आर यू डब्ल्यू स्टार टी। इतनी नेट सेविंग जो है वो पेपर मिल की हो जाएगी अगर वो अपने पोल्यूशन को डब्ल्यू स्टार से डब्ल्यू जे पे शिफ्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे भी ये जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं जो कलर किया गया है, इतना अभी भी उनको लागत एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से वो फर्दर अपने पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, जो कि ऑप्टिमल लेवल को दर्शाएगा। वो होगा जहाँ पे एमडीसी और एमसीसी जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, ताकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट वो पेपर मिल पे नहीं आएगी। तो डब्ल्यू ई लेवल पे अगर फर्म आ जाता है तो उसको पहले की अपेक्षा जो है वो कम फाइन देना पड़ेगा, और ये दर्शाएगा ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन को। ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, जहां पे एमसीसी एमडीसी के बराबर होगी। इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन। इतना पोल्यूशन करने पे फाइन जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, इतना रिडक्शन हो जाएगा फाइन में, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो कंपनी को या पेपर मिल को बियर नहीं करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा लागत, अतिरिक्त लागत जो है वो कंपनी ए पे या फर्म ए पे नहीं लगेगी। तो लायबिलिटी लॉ में ग्राफिकली आपने देखा कि किस तरीके से एक फर्म जो है, जो इस केस में पेपर मिल है, उसने अपने लायबिलिटी लॉ लगने की वजह से उसने एमिशन को जो है पहले जो कि डब्ल्यू स्टार पे था उसको रिड्यूस करके डब्ल्यू ए पे ले आए। इस रिडक्शन की वजह से जो फिश हैचरी है, जो फर्म बी थी, जो फिश का प्रोडक्शन कर रही थी, जुवेनाइल फिश का, उनके प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी लॉ जो है वो इनडायरेक्टली पॉल्यूटर के जो डिसीजंस हैं उनको चेंज कर देते हैं, पॉल्यूशन पे फाइन लगा के, किसी प्रकार का जुर्माना लगा के। तो ये था लायबिलिटी लॉ। लायबिलिटी लॉ के डीमेरिट्स क्या है इसको देख लेते हैं। डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, जहां पे नंबर ऑफ पॉल्यूटर्स बहुत ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ पॉल्यूटीज भी बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि एक कॉमन प्रॉपर्टी पे पॉल्यूटर कौन है, पॉल्यूटी कौन है, और किस पे कितना जुर्माना लगा जाए और कौन कितना पॉल्यूशन कर रहा है। तो पहला डीमेरिट और सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट है कि जहाँ पे नंबर ऑफ पॉल्यूटर्स और नंबर ऑफ पॉल्यूटेज, जो प्रदूषण करता है और जिसपे प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो वहां पे लायबिलिटी लॉ जो है वो कारगर नहीं है। एक और चीज जो इसमें मैंने आपको अभी नहीं बताया वो ये है कि इस मॉडल में ये एज्यूम किया गया है जो कोर्ट है, जो कानूनी तौर पे फाइन या जुर्माना लगाता है, उसको पूरी तरीके से ये इंफॉर्मेशन है कि कितना जो है वो डैमेज किया जा रहा है, कितना डैमेज कॉस्ट होना चाहिए, और प्रदूषण की जो मात्रा है वो पॉल्यूटर के द्वारा कितनी कितनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास है, लोकल कोर्ट, जो कि ये तय करेगा कि फाइन जो है वो प्रदूषण पे कितना लगेगा जुर्माना। दूसरा जो डीमेरिट है वो ये डीमेरिट है। इसके साथ साथ एक और जो डीमेरिट है वो ये है कि जो पॉल्यूटी है, जिस पे प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट
किसी प्रकार का फाइन नहीं लगा रहा पल्यूटर पे। अगर किसी वजह से जो पल्यूटर है, जो प्रदूषण करता है, अगर उसका एमसीसी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, तो वो क्या करेगा, अपने पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, प्रदूषण को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि रिड्यूस करने पे लागत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूटर को लॉस हो सकता है। तो अगर पॉल्यूटी ये चाहे कि जो उसको नुकसान हो रहा है उसके लिए वो कोर्ट में अगर अपील करना चाहे, तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होगा और कॉस्टली होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि लायबिलिटी लॉ जो है वो डायरेक्टली पॉल्यूटर पे किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाता, और एक इनडायरेक्ट अप्रोच है पोल्यूशन को या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने का। तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, तो हो सकता है कि इस लॉ के होने के बावजूद भी कोई पोल्यूटर हो सकता है अपने पोल्यूशन के लेवल को कम ना करे। तो जिस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो पोल्यूटी है, अगर वो कोर्ट में अपील करता है तो प्रोसेस स्लो होगा, कॉस्टली होगा। अगर वो एक स्मॉल फार्मर है या स्मॉल फिश ब्रीडर है, तो वो इस चीज को कैरी नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में, और जो प्रॉब्लम थी ओरिजिनली एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो ये दो जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स हैं। इसका मेरिट क्या है कि जहां पे नंबर ऑफ पोल्यूटर्स और नंबर ऑफ पोल्यूटी स्मॉल है या कम है, वहां पे ये ज्यादा कारगर होता है। लाइबिलिटी लॉ की क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी, डिस्पाइट ऑफ कि इसको बहुत सारे कंट्रीज ने अपनाया था, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की फील्ड में तब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हलचल हुई, जब 1960s में प्रॉपर्टी राइट्स की बात रखी गई थी कोस के द्वारा। जिसे हम कहते हैं कोजियन अप्रोच। प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया था कोस के द्वारा, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र में, और इनके अप्रोच को कहा गया कोजियन अप्रोच। 1960 में जब कोज ने प्रॉपर्टी राइट्स की बात की और ये डिफाइन करने की बात की गई कि प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए किसकी है, और उससे ज्यादा कारगर रूप से पोल्यूशन को रोका जा सकता है। तो रोनाल्ड कोज की जो ये थ्योरी थी, कोजियन अप्रोच, ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी 1960s में, और फिर बहुत सारी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग अमेरिका इसको अपनाया था, ताकि पोल्यूशन को वो लिमिट कर सके, उसको उस पर नियंत्रण कर सके थ्रू पब्लिक इंटरवेंशन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आगे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कोज की थ्योरी में उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे डिफाइन किया था, और प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू किस प्रकार से पोल्यूशन को या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की बात की थी।